उप सहसंयोजी यौगिकों का आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण, ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो पोर्शन है केमिस्ट्री का, जिसमें आमतौर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आईयूपीएसी नामकरण की प्रक्रिया में ये समझना पड़ेगा कि उप सहसंयोजी यौगिकों के स्वरूप क्या है, उप सहसंयोजी यौगिकों के सूत्र क्या है और उन सूत्रों में कितने भाग हैं और हर भाग का नामकरण कैसे होगा। अब जैसे हम एक संरचना ले रहे हैं कि फॉर FeCN होल 6। अब K4FeCN होल 6 में इसका अगर सर्जरी करें तो हमको दो पार्ट दिखाई देते हैं। सूत्रों का एक समूह स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है और दूसरा समूह जो है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये दो स्वरूप हमको मिलते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर का जो स्वरूप है वो आयनिक क्षेत्र कहलाता है। आयनिक क्षेत्र यानी आयनिक स्फीयर, आयनिक स्फीयर। और दूसरा जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का पोर्शन है वो उप सहसंयोजन, उप सहसंयोजन क्षेत्र कहलाता है, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये दो भाग हो गए, एक भाग हो गया आयनिक क्षेत्र और दूसरा भाग हो गया उप सहसंयोजन क्षेत्र। लेकिन उप सहसंयोजन क्षेत्र में भी हमको यहाँ दो स्वरूप दिखाई दे रहे हैं, एक Fe लिखा हुआ है और एक साइनाइड लिखा हुआ है। तो अब ये Fe स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो धात्विक पोर्शन आता है वो केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। केंद्रीय धातु है, ये दो स्वरूपों में उपस्थित हो सकता है, एक उदासीन परमाणु के रूप में और एक जो है आयन के रूप में। तो ये केंद्रीय धातु परमाणु भी हो सकता है, केंद्रीय धातु आयन भी हो सकता है। इसके बाद जो कुछ बचेगा इसके उप सहसंयोजन क्षेत्र में या कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, वो लिगैंड कहलाएगा, वो पोर्शन हमारा लिगैंड कहलाएगा, लिगैंड। तो जब हम नामकरण की प्रक्रिया में चलेंगे तो नामकरण की प्रक्रिया में हमको पूरा उप सहसंयोजी यौगिक का पूरी सर्जरी करनी पड़ेगी और फिर ये देखना पड़ेगा कि इसमें जो चिन्हित क्षेत्र है, जो आइडेंटिफाइड स्फीयर्स हैं, वो फिर कौन कौन से हैं, आयनिक क्षेत्र है या नहीं है। और फिर उप सहसंयोजन क्षेत्र में केंद्रीय धातु परमाणु के अतिरिक्त लिगैंड है, तो क्या एक की संख्या में है या एक से अधिक की संख्या में है। और इतना करने के बाद तब हमको नामकरण में जाना पड़ेगा। तो नामकरण जब भी हम किसी यौगिक का करते हैं तो धनात्मक भाग का नाम पहले लिखते हैं, ऋणात्मक भाग का नाम बाद में लिखते हैं। अब जैसे सिंपल एक यौगिक हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, तो जब इसका हम नाम लिखते हैं तो इसमें सोडियम पहले लिखते हैं, क्लोराइड बाद में लिखते हैं। क्लोराइड पहले या सोडियम बाद में नहीं लिखते। तो इसी प्रक्रिया का हमको यहाँ भी पालन करना पड़ेगा। हमको धनात्मक क्षेत्र का नाम पहले लिखना पड़ेगा, ऋणात्मक भाग का नाम बाद में लिखना पड़ेगा। तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा धनात्मक क्षेत्र है, कौन सा ऋणात्मक क्षेत्र है। तो सूत्र में या फार्मूला में जो पहला पोर्शन आता है वो धनात्मक होता है, बाद का जो पोर्शन आता है वो ऋणात्मक होता है। जो पहला पोर्शन आता है वो धनात्मक होता है
और बाद का जो पोर्शन होता है वो ऋणात्मक होता है। तो इस तरह से अगर आयनिक क्षेत्र पहले लिखा गया तो वो धनात्मक होगा और आयनिक क्षेत्र बाद में लिखा गया तो वो ऋणात्मक होगा। अब कभी कभी ये होता है कि आयनिक क्षेत्र होता ही नहीं, तो जब आयनिक क्षेत्र नहीं है तो उसकी कोई समस्या नहीं है, तो हम उपसंयोजन क्षेत्र का ही नाम लिखेंगे। कभी कभी आयनिक क्षेत्र जो है उपसंयोजन क्षेत्र के बाद आता है, तो जब उपसंयोजन क्षेत्र के बाद आया तो जो पहले होगा वो धनात्मक होगा और जो बाद में होगा वो ऋणात्मक होगा। तो हम धनात्मक भाग का नाम पहले लिखेंगे, ऋणात्मक भाग का नाम बाद में लिखेंगे। कभी कभी हमको दो उपसंयोजन मंडल मिल जाते हैं, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही मिलते हैं लेकिन दो की संख्या में। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो पहले लिखा गया वो धनात्मक होगा, जो बाद में लिखा गया वो ऋणात्मक होगा। तो धनात्मक और ऋणात्मक की पहचान की समस्या इस तरह से हल होगी कि सूत्र में जो पहले लिखा गया वो धनात्मक होगा, जो बाद में लिखा जाएगा वो ऋणात्मक होगा। और हमने जो सूत्र लिखा हुआ है उसमें K4 एफिशिएंट 6 है, जिसमें K4 आयनिक क्षेत्र है, एफिशिएंट ऑल 6 जो है ये उपसंयोजन क्षेत्र है। तो आयनिक क्षेत्र चूँकि पहले लिखा गया इसलिए K4 का नाम पहले आएगा, धनात्मक होगा, और फिर उपसंयोजन मंडल ऋणात्मक होगा, इसका नाम बाद में लिखा जाएगा। तो अब इसका जब नाम लिखना है तो अब हमको मिला K4, तो K का नाम पोटेशियम होगा। 4 ये संयोजकता का क्षेत्र है, इसका हम पोटेशियम के साथ मोनो डाई ट्राई टेट्रा का प्रयोग नहीं करेंगे, ये मेन बात है। हम आयनिक क्षेत्र में धनात्मक भाग का जब नाम लिखेंगे तो उसका केवल नाम लिखेंगे, उसके साथ आने वाले अंकों का हम शब्दों में प्रयोग नहीं करेंगे। यानी ये टेट्रा पोटेशियम नहीं कहलाएगा, ये सिर्फ पोटेशियम कहलाएगा, पोटेशियम। ये हो गया पोटेशियम, ये इसका पूरा नाम हो गया। अब हमारा उपसंयोजन क्षेत्र है। उपसंयोजन क्षेत्र में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो केंद्रीय धातु है और दूसरा जो है लिगैंड है। तो अब यहाँ समस्या ये है कि हम किसका नाम पहले लिखेंगे, क्या केंद्रीय धातु का नाम पहले लिखेंगे या लिगैंड का नाम पहले लिखेंगे। तो इसमें नियम यह है कि हम पहले लिगैंड का नाम लिखेंगे और फिर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का नाम लिखेंगे। अब लिगैंड जो हमारे पास जो है वो आवेश की प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार के हो जाते हैं, एक उदासीन, दूसरा धनात्मक और तीसरा ऋणात्मक। एक उदासीन लिगैंड, दूसरा धनात्मक लिगैंड, तीसरा ऋणात्मक लिगैंड। तो हम जब उपसंयोजन क्षेत्र यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जब नाम लिखने जाएंगे तो लिगैंड का नाम पहले लिखेंगे, केंद्रीय धातु का नाम हम बाद में लिखेंगे। लिगैंड अगर एक है तो कोई बात नहीं, उसका नाम लिखा जाएगा, और लिगैंड अगर एक से अधिक की संख्या में है तो फिर हम उनको अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार व्यवस्थित करेंगे। मतलब क्या हुआ कि जिनका नाम ए से शुरू हुआ वो पहले लिखेंगे, जिनका नाम बी से शुरू हुआ वो बाद में लिखा जाएगा, और जिनका नाम सी से शुरू हुआ वो उसके बाद लिखा जाएगा। लेकिन सपोज़ कीजिए 2 लिगैंड्स के नाम के स्टार्टिंग में जो लेटर आ रहे हैं वो समान है, तो हम दूसरे नंबर नाम में दूसरे नंबर के अल्फ़ाबेट को प्राथमिकता के आधार पर अल्फ़ाबेटिकली क्रम में लेंगे। तो अगर एक लिगैंड है तो उसका नाम लिख देंगे, और अगर एक से अधिक लिगैंड है तो फिर अल्फ़ाबेटिकली उसको अरेंज करके लिखेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ लिगैंड की संख्या का मतलब है, या जैसे CN6 से 6 की संख्या में है तो हम इसके लिए अंक सूचक शब्दों का प्रयोग करेंगे। यानी अगर 2 की संख्या में है तो डाई का प्रयोग करेंगे, 3 की संख्या में है तो ट्राई का प्रयोग करेंगे, 4 की संख्या में है टेट्रा का प्रयोग करेंगे, 5 की संख्या है तो पेंटा लिखेंगे, और हेक्सा 6 के लिए लिखेंगे। ये चीज़ जो है यहाँ से फ़र्क हो रही है
यानी आयनिक क्षेत्र में हम इन अंक सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन हम लिगैंड के लिए अंक सूचक शब्दों का प्रयोग करेंगे। अब एक चीज़ ये है कि अगर लिगैंड धनात्मक है, उदासीन है, ऋणात्मक है तो क्या नाम होंगे? तो उदासीन लिगैंड के अपने नाम है, धनात्मक लिगैंड के अपने नाम है, ऋणात्मक के अपने नाम है। अब जैसे हमारे पास उदासीन लिगैंड के रूप में H2O है, तो हम इसका स्पेसिफिक जो नाम है वो लिखेंगे, यानी एक्वा। ठीक है। इसी तरह से अगर ये NH4+ है तो ये अमोनियम, और यदि ये Cl नेगेटिव है तो ये क्लोराइड हुआ। मतलब जो उदासीन लिगैंड है उनका स्पेसिफिक नाम है, उन स्पेसिफिक नाम को आपको याद रखना पड़ेगा। उस हिसाब से हम उदासीन लिगैंड के नाम लिखेंगे। धनात्मक लिगैंड को जो नाम होते हैं उनके नाम लिखने में लास्ट में IUM जोड़ देंगे, IUM जोड़ देंगे। और ऋणात्मक लिगैंडों के जो नाम है वो लास्ट में जो है उनका जो लेटर आता है E, वो E हटा करके O लग जाएगा, E हटा करके O लग जाएगा। जैसे Cl नेगेटिव है, इसका नाम क्लोराइड है, तो क्लोराइड में लास्ट में E हटा करके हम O लिख देंगे, यानी ये क्लोराइडो हो जाएगा। अब जैसे OH नेगेटिव है तो ये हाइड्रोक्साइडो हो जाएगा, Cn नेगेटिव है तो ये साइनाइडो हो जाएगा। प्रचलित पद्धतियों के अनुसार Cn नेगेटिव के लिए आप साइनो भी लिख सकते हैं और सायनाइडो भी लिख सकते हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जब हम उपसंयोजन मंडल में जाएंगे तो लिगैंड का नाम पहले लिखेंगे। ये लिगैंड है हेक्सासायनो, ये साइनाइडो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखा जाएगा। तो अगर केंद्रीय धातु परमाणु उदासीन है तो उसका जो नाम है वो लिखा जाएगा, लेकिन अगर वो आयन के रूप में है तो फिर ये हम लोग को देखना पड़ेगा कि उपसंयोजन मंडल पर यहाँ किस प्रकार का आवेश आता है। यदि उपसंयोजन मंडल पर यहाँ आवेश जो है ऋणात्मक है, यदि आवेश ऋणात्मक है तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में लास्ट में ATE जोड़ देंगे। यानी अगर ये उपसंयोजन मंडल धनात्मक होता तो Fe का नाम आयरन हो जाता, लेकिन ये उपसंयोजन मंडल जो है ये धनात्मक के बाद मिल रहा है, इसलिए ये ऋणात्मक हुआ। तो अब यहाँ Fe के नाम में फेरेट लिखा जाएगा, फेरेट, यानी लास्ट में ATE जोड़ देंगे। मतलब क्या हुआ, ये पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट हुआ। अब अंत में जो है हम इस Fe केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या जो निकलेगी वो अब तक जैसे निकाली जाती है उसी पैटर्न पर निकाली जाएगी। मतलब इसके हर एक भाग पर आने वाले आवेशों को जोड़ा जाएगा, टोटल आवेश में से उन आवेशों के योग को घटा देंगे, जो मिलेगा वो केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। अब जैसे पोटेशियम है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, इसके परमाणु की संख्या 4 है, तो 4 से इसमें गुणा हो जाएगा। प्लस Fe की ऑक्सीकरण संख्या अननोन है, मान लीजिए A हो गया। साइनाइड की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, एक परमाणु की एक साइनाइड के -1 है, यहाँ 6 है, तो 6 का यहाँ गुणा हो जाएगा। टोटल चूँकि पूरे पर कोई आवेश नहीं है इसलिए 0 हो गया। तो हम जब इसको हल करेंगे तो ये मिलेगा +2 के रूप में। तो हम फेरेट के बाद यही ऑक्सीकरण संख्या रोमन में लिख देंगे। यदि 3 आता है तो 3rd लिख देंगे, 4 आता है 4 लिखेंगे, 0 आता है तो 0 यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से इसका पूरा नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट
फेरेट सेकेंड। इसमें पोटेशियम ये धनात्मक भाग हो गया, हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड ये उपसंयोजन मंडल हुआ, जिसमें हेक्सासाइनो जो है ये लिगेंड हुआ, फेरेट जो ये केंद्रीय धातु आयन हो गया जिस पर +2 का आवेश है। तो इस तरह से हम ऑक्सीकरण संख्या निकाल करके अपने उपसंयोजी यौगिक का आईपीसी नोमेनक्लेचर में नामकरण कर लेंगे। ये पूरी प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया के अनुसार हम नामकरण आईयूपीएसी पद्धति में किसी भी उपसंयोजी यौगिक का करेंगे।